ऋषिहुड विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती के अवसर पर मुझे आपके बीच में विषय रखने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सभी प्राचार्यगण, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी, उनका धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ बैठे जितने बच्चे हैं, आज जब वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन बेलगाम ही नहीं बल्कि हिंसक भी हो चुका है, वायलेंट ग्लोबलाइजेशन, इस इकोसिस्टम में आप चारों तरफ जिस इकोसिस्टम में ये जनरेशन है, हर सोर्स से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो ग्लोबलाइजेशन, प्रो ग्लोबलाइजेशन, उस इकोसिस्टम में दीनदयाल जी को सुनने की इच्छा, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। जैसे हम पूरे एक वातावरण से हटकर उस तरफ सोचने लगे कि ये चीज़ें तो असंभव हैं। तो इस चुनौती के बीच मैं दीनदयाल जी को बारे में कुछ बातें प्रयास करूंगा। मुझसे पहले डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी को आपने सुना होगा। उन्होंने दीनदयाल जी के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वो विषय रखे हैं। मुझसे जब बात हुई तो सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट, जब पूरी दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी को मान चुकी है, तो उसमें सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट, इसका साइंटिफिक एंगल, इसका लॉजिक, इसकी सस्टेनेबिलिटी और इसका रोड मैप, इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना, इसको तर्कों से देखना, इसको तथ्यों से घिसकर कसौटी पर जांचना और इसके आधार पर आगे का रोड मैप बनाना, तो वो एक चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन वही सस्टेनेबल है, वही साइंटिफिक है। बाकी ये जितना है ये साइंटिफिक नहीं है, ये विज्ञान का अपहरण हो गया है। तो विज्ञान को अपहरण से मुक्त करवाना है, उसका अर्थ है एक आत्म मानव दर्शन। विज्ञान की न केवल मानव कल्याण में, पूरे सिस्टम के कल्याण में विज्ञान को वापस लगाना, यह है एक आत्म मानव दर्शन। मोटे तौर से जहां महेश चंद्र जी ने कहा, मैंने वो लिंक सुना, मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ता हूं कि वो स्वावलंबी भारत का रोड मैप कैसे हो सकता है और उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो सकता है। मोटे तौर से दो विचारधाराओं का जिक्र आया, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। किसी भी देश की व्यवस्थाएं, तंत्र, नीति आयोग, पॉलिसी मेकर्स, उसके लिए तंत्र को लागू करने के लिए अफसरों का चयन, ये सेकेंडरी पार्ट है। यूपीएससी का एग्जाम होगा, आईएएस चुने जाएंगे, ये सेकेंडरी पार्ट है। यूपीएससी बना क्यों, ये प्राइमरी है। उनका सिलेबस किस आधार पे होगा, जब वो सेलेक्ट होकर ट्रेनिंग होगा उनका, वो प्राइमरी है। तो वो कहां से निकलता है कि यूपीएससी क्यों, नीति आयोग क्यों, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्यों, एजुकेशन पॉलिसी क्यों, बैंकिंग सिस्टम क्यों, टैक्सेशन सिस्टम क्यों। तो ये जो दो विचारधाराएं हैं, जिसे हम साम्यवाद और पूंजीवाद,
इनका ये मानना है मनुष्य आर्थिक और भौतिक जीव है। भौतिक जीव है, नहीं तो संसार कैसे चलेगा, ये रियलिटी है। और आर्थिक जीव है तो सभी अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। तो मनुष्य भौतिक जीव है और आर्थिक जीव है, ये मूल सोच। तो इसमें से फिर तंत्र, फिर संस्थाओं का गठन, उन संस्थाओं को चलाने के लिए अधिकारियों का, कर्मचारियों का चयन, उस सोच के आधार पर नीति निर्माण। भारत की जो सोच, जो सनातन दृष्टि है, जिसको दीनदयाल जी ने युगानुकूल व्याख्या की, अलग अलग युग में अलग अलग लोगों ने इसकी व्याख्या करी। महात्मा गांधी ने करी, उनसे पहले विवेकानंद जी ऐसा सोचते थे, महर्षि अरविंद सोचते थे, स्वतंत्रता काल में महात्मा गांधी, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, गोखले, इन्होंने उसकी युगानुकूल व्याख्या करी। पीछे चले जाएं तो कृष्ण ने व्याख्या करी, और पीछे चले जाएं तो राम ने भी व्याख्या करी कि सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। रावण ने घोष किया सबसे ताकतवर जिएगा, राम ने कहा सबसे कमजोर जिएगा, और मैं सुनिश्चित करूंगा। जरासंध, दुर्योधन, कंस, इन्होंने घोष किया सबसे ताकतवर जिएगा, योगीराज ने कहा सबसे कमजोर जिएगा, मैं सुनिश्चित करूंगा। उसी क्रम में स्वतंत्रता का आंदोलन, तो महात्मा गांधी ने कहा सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। फिर आधुनिक भारत में नीति निर्माण कैसे हो, तो दीनदयाल जी ने उसी को, सनातन दृष्टि को युगानुकूल व्याख्या कि अब भारत कैसे चले। स्वतंत्रता मिल गई, हम कॉलोनी से फ्री हो गए, अब कैसे चलें, हमारा अपना भी तो कुछ था ना। एंगस मेडिसन की किताब है, तो उसने कहा 1750 साल तक, 000 से लेकर 1750 साल तक हम 24 से लेकर 32% जीडीपी शेयर के साथ दुनिया में आइदर नंबर 1 और 2 रहे। और वो कब रहे? हमने नदियों को नाला नहीं बनाया, हमने वायु को प्रदूषित नहीं किया, हमने भूमि की उर्वरता को नष्ट नहीं किया, हमने संस्कारों को नष्ट नहीं किया, हमने संस्कृति को नष्ट नहीं किया। केवल नष्ट ही नहीं किया, बल्कि अनादि से अनंत के विकास, उस अधिष्ठान पर रहकर हमने उसको अगली पीढ़ी को सौंपा। अनादि से अनंत का जब विकास कहते हैं तो उसका क्या अर्थ है? हम दुनिया में आते हैं, 70, 80, 90, 100 वर्ष जीते हैं। जब हम आते हैं तो हमें बिना कुछ करे बहुत कुछ मिलता है। उर्वर भूमि, तो भारत में जन्म लिया तो विश्व की केवल 2.4% भूमि भारत के पास है। इस पूरे पृथ्वी ग्रह पर जितनी जमीन है, भारत के पास सिर्फ 2.4% जमीन है। आपको हैरानी होगी, विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि, परसेंटेज में हेराफेरी हो जाती है, फीता लेके नाप लो तो भारत में है। सर्वाधिक उपजाऊ भूमि भारत में है। सर्वाधिक क्लाइमेट जोन्स 15 दुनिया में होते हैं, वो भारत में 15 के 15 क्लाइमेटिक जोन है। सर्वाधिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, कृषि जलवायु क्षेत्र 127, वो भारत में है, जिसके कारण सर्वाधिक जैव विविधता है। और एक एक फसल की हजारों नस्लें हैं। बैंगन 3000 प्रकार का है, तिल भी है, ताड़ भी है, खट्टी इमली है, चरचरा चीणा है, तीखी मिर्च है, चरचरी अदरक है, रस से भरा तरबूज है, आम भी है, आम है तो अल्फांसो भी है, चौसा भी है, लंगड़ा भी है, सैकड़ों किस्म। तो जब हम जन्म लेते हैं
तो 2.4% भूमि, उसमें भी सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि यहां, यह हमें विरासत में मिली। संस्कार मिले, क्या मिले? तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोड़। अब बचत का पूरा अर्थशास्त्र एक पंक्ति में समझा दिया। बचत होगी तो सेविंग्स होंगी, सेविंग्स होगी तो देश में कैपिटल फॉर्मेशन होगा, देश में कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको पैसा मिलेगा, इंडस्ट्री चलेगी, एग्रीकल्चर चलेगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो जॉब मिल गई या बिजनेस मिल गया, वो मिलेगा तो फिर आपकी आमदनी होगी। कुल मिला के बचत आधारित उपभोग, ईएमआई पे मोबाइल नहीं खरीदेंगे, पैसा है, बचत है तो खरीदेंगे। तो बचत आधारित उपभोग, एफडीआई आधारित नहीं, बचत आधारित निवेश और बचत आधारित अर्थव्यवस्था। एफडीआई आधारित, एफआईआई आधारित, कर्ज आधारित उपभोग नहीं, ईएमआई आधारित, एफडीआई आधारित निवेश नहीं और विदेशी कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था नहीं। तो कहने का मतलब अनादि से अनंत का जो विकास, जो मूल सोच है हमारी भारतीय सनातन दृष्टि की, वो ये है, जब हम जन्म लेते हैं तो बिना कुछ करे हमें विरासत में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। साहित्य, कला, विज्ञान, उद्योग, व्यापार, प्राकृतिक संपदा, संस्कार, संस्कृति, रास, रंग, आध्यात्म, ये 7 राग हमने वही बनाए, मिले। तो अपने जीवन को इस प्रकार से जीना कि अगली पीढ़ी को जो हमें मिला उसके काल जनित दोष दूर करते हुए उसको और अधिक समृद्ध करके अगली पीढ़ी को सौंप देना। इसे है बोलते हैं हम अनादि से अनंत का विकास, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। यही वैज्ञानिक है, यही सस्टेनेबल है और इसमें विकास की कोई सीमा नहीं है, आप कितना ही करते चले जाइए। वर्तमान विकास मॉडल में स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा था कि 200 साल से ज्यादा ये पृथ्वी चलेगी नहीं। तो हम दीनदयाल जी ने जो सोच भारत की सनातन दृष्टि की दी, तो मनुष्य भौतिक जीव नहीं है मनुष्य आर्थिक जीव केवल नहीं है। भगवान की पूजा करनी है तो अगरबत्ती तो पैसे से आएगी, लेकिन एक आयु के बाद, एक उपलब्धियों के बाद मनुष्य सामाजिक जीव भी है, फिर उसकी सामाजिक आकांक्षाएं भी होती हैं। तो मनुष्य भौतिक जीव है, मनुष्य आर्थिक जीव है, मनुष्य सामाजिक जीव है और मनुष्य यही नहीं रुकता। हमारी सनातन दृष्टि यही नहीं रुकती। मनुष्य मोक्ष की कामना के साथ आध्यात्मिक जीव भी है, जिसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मतलब अर्थ और काम की सभी गतिविधियां धर्म से नियंत्रित होंगी और इस जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, इस रास्ते पे चलते हुए हम जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। उसको फिर अनेक तरीके से कहा गया है। मनुष्य योनि का 84 लाख योनि के बाद मिलती है और बड़े सौभाग्य से मिलती है। तो हमारा जो मनुष्य, जो हमारा विचार विकास का जो बेसिक सोच है, वो मनुष्य को भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जीव मानती है और इस सोच में से अनादि से अनंत का विकास निकलता है और वो विकास की फिर कोई सीमा नहीं है। वो हर क्षेत्र में
वो करता चला जाता है। इस आधार पर हमारी लंबे समय तक अर्थव्यवस्थाएं खड़ी रही। अभी हम देखते हैं तो 8-10 साल में रिसेशन आ जाता है। चीन ने ग्रोथ शुरू करी 89 में, थियानमन किया, अपने बच्चों को कुचला, क्योंकि उसका साम्यवाद भरभरा रहा था, क्योंकि वो शोषण पे आधारित था। रूस समझ नहीं पाया, 13 टुकड़े हो गए। चीन ने उस भरभराते हुए साम्यवाद के नीचे कैपिटलिज्म का जैक लगा दिया, अर्थात शासन में कम्युनिज्म, उद्योग व्यापार में कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, उसका विकृत रूप 30 साल में चीन में जो आया वो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का मिक्सचर। लेकिन वो भी भरभरा रहा है, पूर्णतः शोषण पे आधारित है। इसमें इन दोनों मॉडल में समाज पर विश्वास नहीं किया जाता। हमारा 1750 साल तक का मैंने बताया जो आधुनिक काल गणना है, 1750 साल तक पर्यावरण अनुकूल रहते हुए बिना शोषण करे हम विश्व की पहली या दूसरी जीडीपी शेयर में रहे। वर्तमान मॉडल में आप देखते हैं तो हर 8-10 साल में एक रिसेशन आता है, फिर बेल आउट पैकेज होते हैं। तो ये मॉडल ये सस्टेनेबल नहीं है, ये हर 10 साल में, हर 15 साल में, हर 20 साल में ये गिरता है और फिर बैसाखियों से या एक बड़ी आबादी को विकास की प्रक्रिया से बाहर करके ये फिर खड़ा होता है। ये फिर 10-15 साल में गिरता है, फिर उस जो बची हुई आबादी में से उसमें से भी से एक बड़ी आबादी को बाहर करता है, ये फिर खड़ा होता है। कहने का मतलब ये हमें कुल मिलाकर अगर हम दुनिया के देशों के संबंध में कहें तो दुनिया के देशों को गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, लाचारी का महासागर बनाता है और उसमें हर बार समृद्धि के चमकते हुए कुछ टापू फिर खड़े कर लेता है। इसमें देश को लेकर और विकास को लेकर दोनों अवधारणाएं बदलती हैं। हर बार इस मॉडल में देश की अवधारणा और विकास की अवधारणा, राष्ट्र की अवधारणा और विकास की अवधारणा बदलती है। कैसे? अपना देश 142 करोड़ का है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ता है। इस मॉडल में यह माना जाता है कि समाज पर विश्वास मत करो, समाज अयोग्य है। समाज दुकान नहीं चला सकता, दुकान तो फ्लिपकार्ट या वॉलमार्ट चला सकती है। समाज उद्योग नहीं चला सकता, उद्योग तो बड़े कॉरपोरेट हाउस चला सकते हैं। समाज नई खोज नहीं कर सकता। इसमें यह माना जाता है कि समाज अयोग्य है, अक्षम है और समाज अपने तय ना रिसर्च डेवलपमेंट कर सकता, ना उद्योग चला सकता, ना विकसित कर सकता। ये काम या तो कंपनी के द्वारा होगा, जिसे कैपिटलिज्म कहते हैं, कॉरपोरेट के द्वारा किया जाएगा विकास का, या सरकार के द्वारा किया जाएगा, आइदर बाई कॉरपोरेट कैपिटलिस्ट और बाई स्टेट। समाज के द्वारा विकास का काम नहीं किया जा सकता, ये तय मानते हैं। और इस कारण से इन दोनों में से चुनना पड़ेगा कि विकास का काम राज्य करे या पूंजीपति करे। इसमें दोनों में शोषण है। वो शोषण अगर पूंजीवाद के द्वारा होता है तो उसमें पूंजीपति शोषण करता है, और अगर वो राज्य के द्वारा होता है तो उसमें राज्य के द्वारा शोषण करता है। फिर राज्य सेना को भी इन्वॉल्व करता है। फिर सेना को केवल सुरक्षा कार्यों तक नहीं रखता, देश के रक्षा कार्य तक सेना अपने आप को सीमित रखे, जो उसका प्राइमरी काम है। फिर वो सेना ठीक है कंपनियां भी खोल ले, फिर सेना के बड़े जनरल्स अपनी भी कंपनियां खोल रहे हैं। अनेक देशों में ऐसा हो रहा है।
क्योंकि उसको सेना की आवश्यकता होती है। वो राष्ट्र की सैनिक बलिदान करते हैं और इस प्रकार के उसमें तो सेना को रक्षा से इतर गतिविधियों पर भी, चाइना में अगर हम देखते हैं सेना की कंपनियां हैं, सेना रक्षा कामों से इतर कामों में भी है। तो इसमें या तो विकास पूंजीपति के द्वारा या राज्य के द्वारा, और जब हम दोनों के द्वारा सोचते हैं तो इसमें से क्या निकलता है, देश की परिभाषा और विकास की परिभाषा। भारत के अगर हम संदर्भ में देखें तो इसमें से निकलता है, पूरी दुनिया के संदर्भ में देखें फिर भारत के, पूरी दुनिया में कुछ हजार कंपनियां, और भारत के संदर्भ में देखें तो 10, 20, 30 कंपनियां, कॉरपोरेट्स, उनको अपना माल देने वाली कुछ हजार उससे छोटी कंपनियां, उनमें काम करने वाले कुछ लाख कर्मचारी, उन कर्मचारियों को सेवाएं देने वाले कुछ करोड़ सेवा प्रदाता, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, अर्दली, बैरा, कुक, ड्राइवर, गार्ड्स, एग्जीक्यूटिव्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी गार्ड्स, अर्दली, बैरा, कुक, ड्राइवर, एग्जीक्यूटिव, एफ से फैमिली, फ्रेंड्स, जी से गार्ड्स, कुछ करोड़ ये लोग। कहने का मतलब 142 करोड़ में 4, 5, 6, 7, 8, हद हुआ 10 करोड़ लोग, ये देश की जनता। जितना नीति निर्माण होगा वो इनको ध्यान में रख के किया जाएगा। जब हम देश की परिभाषा और जनता की परिभाषा और विकास की परिभाषा, अवधारणा तीनों बदलती हैं इस विकास के मॉडल में, तो कुछ 10-20 कंपनियां पूरे देश के उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधन, उनका स्वामित्व उनका, समाज का नहीं, क्योंकि समाज कर ही नहीं सकता। बेसिक सोच है कि समाज ये योग्य ही नहीं है। दुकानें ये नहीं चला सकते, उद्योग ये नहीं चला सकते, खनन के कार्य ये नहीं कर सकते, वन कटान ये कर ही नहीं सकते, सेवा क्षेत्र ये प्रदान कर ही नहीं सकते, नए खोजें ये कर ही नहीं सकते। तो सारे उद्योग, व्यापार, कृषि, सेवा क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधन, ये कुछ 10-20 कंपनियों के पास, उनकी सहायक कंपनियां कुछ 100 या कुछ हजार, और उनके कुछ लाख कर्मचारी और उनके सेवा प्रदाता ABCDFG, ये कुला के 8-10 करोड़ ये देश की जनता। इस जनता को फैसिलिटेट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 स्टार होटल्स, 5 स्टार स्कूल्स, डेडिकेटेड एक्सप्रेस कॉरिडोर्स, बुलेट ट्रेन्स, स्मार्ट सिटीज, PVRs, इन 10 करोड़ों लोगों को सुविधाएं अधिकतम देने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। और इनका विकास देश का विकास, और ये करते करते गरीबी, बेरोजगारी का उफनता हुआ जो महासागर शेष है, उसका कुछ विकास हो जाए तो हो जाए, उसकी रक्षा हो जाए तो हो जाए। तो विकास के इस मॉडल में राष्ट्र की अवधारणा, विकास की अवधारणा और देश की जनता, उसकी अवधारणा पूरी तरह बदली जाती है। और उसमें से फिर क्या निकलता है?
उसमें से निकलता है 80 अरब बनाम 80 करोड़। कोरोना में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। विकास का ये मॉडल उसने ये बताया, ये पहले भी था, ये अचानक नहीं हुआ। ये इतना विकलांग है विकास का मॉडल कि 15 दिन के लॉकडाउन में पूरे वर्ल्ड की जीडीपी नेगेटिव में चली जाती है। पूरे 15 दिन में 80 करोड़ लोगों को इस हालत में पहुंचा दिया इस विकास के मॉडल ने कि उनको मुफ्त राशन देना पड़ा। तो इस विकास मॉडल का वो स्थिति थी, लेकिन कोरोना ने केवल उस पे से आवरण हटाया। पहले उससे कभी वो मेन डिबेट में नहीं आती थी, अर्थशास्त्रियों की मुख्य चर्चा का विषय नहीं होती थी। कोरोना ने, अगर हम कोरोना की सबसे बड़ी उपलब्धि देखें तो इस विकास के इस खोखले मॉडल पे बिना लाग लपेट इसने कपड़ा हटा के दिखा दिया। इस विकास के मॉडल की सच्चाई ये है, 80 करोड़ लोग इस विकास के मॉडल ने 72 वर्ष में, 70 वर्ष में इस हालत में पहुंचा दिए कि उनको अगर जिंदा रखना है तो मुफ्त राशन देना पड़ेगा। खाद्य मंत्री जो तत्कालीन थे रामविलास पासवान जी, उन्होंने ये आंकड़ा 90 करोड़ बताया था कि 80 करोड़ तो हमने कहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारी रेंज में, लिस्ट में नहीं है, तो हमने राज्यों को यह अधिकार दिया है अपने स्तर पे चिन्हित करके। अब 140 करोड़ में से 90 करोड़ लोग इस स्थिति में है कि उनको कोई ना कोई मुफ्त राशन देना पड़ेगा, और ये संख्या और बढ़ जाती है अगर हम देखते हैं वो किसी ना किसी सरकारी सहायता योजना पे आश्रित हैं, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे वो किसान सहायता हो। तो इसको जब हम इस मॉडल में पूरी जनता, विकास, देश को रिडिफाइन किया जाता है तो 10 करोड़ का देश, और उसमें निकलता है 80 करोड़ बनाम 80 अरब। 80 अरब कैसे? यह विकास मॉडल 80 करोड़ लोगों को उस हालत में पहुंचाता है। दूसरी तरफ जब पूरी दुनिया ठप थी, भारत के एक उद्योगपति की संपत्ति 80 अरब डॉलर पार कर गई थी उसी दौरान। आज का डाटा नहीं बता रहा हूं मैं, ताकि सरलता से याद रहे। 80 करोड़ बनाम 80 अरब इस विकास मॉडल में जो मैंने तर्क दिया ABCDEFG, उसको यह तथ्य समर्थन करता है कि यह इंक्लूसिव नहीं है, यह शेयर्ड नहीं है, इसलिए साइंटिफिक नहीं है, यह शोषण पे आधारित है। इसमें कहा जाता है कि कमरे में 100 लोग हैं, 20 लोगों के लिए भोजन है, कंपटीशन का जमाना है, खा लो। यह नहीं कहा जाता भोजन का अभाव है। भोजन के अभाव को कंपटीशन का तर्क देकर छुपाया जाता है। तो इसमें से निकलता है 80 करोड़ बनाम 80 अरब, जिसका घोष वाक्य है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्योंकि ये तर्क सम्मत नहीं है, ये तथ्यों से समर्थित नहीं है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ नहीं है, ये शोषण पे आधारित है, अतः इसका गिरना तय है। ये गिरते गिरते सबको गिरा दे, उससे पहले हमें इसको गिराना है। अगर हम इसको समय रहते नहीं गिराएंगे और विकल्प नहीं देंगे, गिराने का सबसे अच्छा तरीका, आप गिराओ मत, विकल्प दे दो। दुष्ट को हटाना है तो अच्छे को खड़ा कर दो, कोई हिंसा नहीं। हम पैदल करके एकात्म मानव दर्शन पे आधारित जो अनादि से अनंत का विकास है, उसके तर्क, उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसकी साझा समृद्धि, उसका साइंटिफिक एंगल से सब उसके आधार पर उसको मुख्य चर्चा में ले आए, तो इस मॉडल की सफलताएं अपने आप मुंह फाड़ के बोलने लगेगी कि हम सस्टेनेबल नहीं है। जब हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट, तो उसके पीछे वैज्ञानिक तर्क यह है, दुनिया में कोई स्वावलंबी नहीं है,
कोई आत्मनिर्भर नहीं है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना योग्य नहीं है जो कह सकते मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं पूर्णतः स्वावलंबी हूं, ऐसा कोई भी नहीं है। और दुनिया का कोई भी तत्व, व्यक्ति जीव तो छोड़िए, पदार्थ इतना अयोग्य नहीं है कि उसका कोई उपयोग ही ना हो, वो पूरी तरह दूसरे पे ही निर्भर हो, परावलंबी हो। दुनिया में कोई भी स्वावलंबी नहीं है, दुनिया में कोई भी परावलंबी नहीं है, हम सब परस्परावलंबी हैं। ये पूरा धर्म अर्थ काम मोक्ष, मनुष्य अर्थ प्रकृति विज्ञान ईश्वर, मनुष्य अर्थ प्रकृति विज्ञान ईश्वर, ये सब परस्परावलंबी हैं। मां को बेटी की जरूरत है, बेटी को मां की जरूरत है, सास को बहू की जरूरत है, बहू को सास की जरूरत है। तो ये जो परस्परावलंबन की कड़ी परिवार, मां के गर्भ में आने से लेकर अपनी गति को प्राप्त होने तक विभिन्न आयु वर्ग में विभिन्न भौतिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक इन सभी आवश्यकताओं की सबसे सुरक्षित तरीके से अगर पूर्ति कहीं हो सकती है तो वो परिवार है। इसके बाहर जाकर आप किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे तो इररिपेयरेबल लॉस में चले जाएंगे। इस पूरे मनुष्य जीवन की संपूर्ण यात्रा गर्भ में आने से लेकर गति प्राप्त होने तक वो तो परिवार में है। तो हम सब परस्परावलंबी हैं। यह परस्परावलंबन एक कड़ी बनाता है। ये कड़ियां जब जुड़ती हैं तो एक श्रृंखला बनती है और अंत में श्रृंखला अंतिम छोर पर जाकर क्या बनाती है? वसुधैव कुटुंबकम। उसमें से निकलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। और ये फार्मूला विकास का अल्ट्रा मॉडर्न साइंटिफिक फार्मूला है। धरती के अस्तित्व की हमेशा रहे उसकी एक ये साइंटिफिक कसौटी है। आगे अगर हम बढ़ते हैं इसमें से हम कैसे आगे बढ़े, दीनदयाल जी के जो हमने रास्ता दिखाया, तो उसका अगर हम सरल तरीके से कहें, कोरोना में हमने देखा पूरा समाज निकल कर आया था। कुछ समय के लिए सभी देशों की सरकारें अनुपस्थित थी। अमेरिका हमसे 4 गुना आबादी कम, लगभग 3 या 4 गुना हमसे क्षेत्रफल में ज्यादा, अर्थव्यवस्था में 8 गुना अधिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भगवान। अमेरिका में कोरोना में 100 शहरों में दंगे हुए, 25 शहरों में कर्फ्यू लगा। कोरोना से सर्वाधिक मौतें अमेरिका में हुई। 2013 के बाद मार्च महीने में सर्वाधिक हथियार लोगों ने जो खरीदे असुरक्षा बोध के कारण, वो सेल्स जो है कोरोना के टाइम मार्च महीने में अमेरिका में सर्वाधिक थी। इस विकास मॉडल में से हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? उस रास्ते पे चलकर 3 करोड़ के लगभग तो वहां आज भी बीपीएल हैं ऑन रिकॉर्ड। हमसे 8 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था, जब वो इसमें से कुछ नहीं निकाल पाया तो हम इस मॉडल में से क्या निकाल पाएंगे? अपना जो बचा हुआ है वो भी खो देंगे। हमारे पास रास्ता है। कोरोना का एग्जाम्पल अगर हम देखें, जहां हमने अमेरिका को देखा तो समाज एकदम हाजिर हुआ था। राह चलते लोगों को लोगों ने भोजन दिया था, जितनी अपनी क्षमता है अपने को बचाते हुए, मुंह ढकते हुए। रोटी बैंक है,
उसके कार्यकर्ताओं ने बहुत सहायता करी थी। तो समाज की उस शक्ति को पहचाने अगर हम, उसको IICC बोलते हैं। लोगों ने जो सहायता करी वो एक संस्कार से है, वो एक भाव से है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उस भाव को आइडेंटिफाई करना। दूसरा I, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना। विकास का मॉडल कहां से निकलेगा? समाज का जो ये भाव है उसको आइडेंटिफाई करना। सेकंड I, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना। ये जो भाव है इस पर आधारित इस क्षेत्र की कैसे संस्था खड़ी हो सकती है। एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं समाज के इस भाव को ध्यान में रखते हुए उसकी रचना कैसे खड़ी हो सकती है। उद्योगों के क्षेत्र में कैसे खड़ी हो सकती है। सामूहिक R&D हो। अगर एक उद्योगपति छोटा है, नहीं कर सकता, तो कलेक्टिव कंसोर्शियम बनाकर वो R&D उनका हो। तो समाज की इस भावना को आइडेंटिफाई करना, उस भावना के आधार पर विभिन्न विकास के क्षेत्रों की संस्थाएं कैसे खड़ी हो सकती हैं, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना। पॉलिसी इंटरवेंशन करके उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना। उन संस्थाओं को, अब जैसे नीति आयोग एक संस्था है, तो समाज की भावना को ध्यान में रखते हुए जिला नीति आयोग क्यों नहीं बन सकता? तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना। भाई, जिले के संसाधन, जिले का कौशल, जिले की आवश्यकताएं, जिले की मजबूरियां, जिले की ताकत के आधार पर जिले में ही रोजगार सृजन, जिला संसाधन आधारित उद्योग, जिले की अधिकतम खपत, जो चीजें जिले में ही हो सकती हैं, उनके आधार पर। क्यों लेना पतंजलि का आटा? तो जिले में आटा तो बिकेगा जो जिले की चक्कियों में पिसेगा। क्यों लेने ये ड्रेसेस हमने जो कंपनियों की लेती हैं? तो सिलाई तो कर ही सकते हैं। तो जिले में कपड़ा वही बिकेगा जो जिले में सिला हुआ है। तो जिले में जिन जिन चीजों के बनने की संभावनाएं हैं, उस आधार पर समाज की इस भावना को ध्यान में रखते आइडेंटिफाई, इंस्टीट्यूशनलाइज, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज और नेशन बिल्डिंग में चैनलाइज। मतलब विकेंद्रीकरण, स्वदेशी। इस प्रकार से जो विकास का मॉडल निकलता है हमारा, समाज की इस ताकत को आइडेंटिफाई करना, इंस्टीट्यूशनलाइज करना, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना और चैनलाइज करना। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो क्या क्या चीज चाहिए होती है उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र के लिए? उद्योग व्यापार के लिए चाहिए होता है भूमि। भारत के पास भूमि है। दूसरी चीज चाहिए होती है मानव श्रम। तो यूएन ने जो हमारी रिपोर्ट दी है, भारत 142 करोड़ हो गया है, उसमें एक वर्ष, डे 1 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चे जो हैं 37 करोड़ हैं। 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक के 38 करोड़ 13 लाख हैं। लगभग 75 करोड़ 13 लाख भारत में 29 वर्ष से कम आयु के लोग हैं। नंबर 1। कुल काम करने वाले हाथ 200 करोड़ हैं। 142 करोड़ में से हमारी जो मानव बल है, कार्यबल, 100 करोड़ लोगों का है। भारत इस वक्त अपने गोल्डन पीरियड से गुजर रहा है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है, हम उसे स्वर्ण काल कहते हैं। गोल्डन पीरियड कैसे? जिन्होंने भी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया है, तो जो देश युवा रहे वहां जीडीपी ग्रोथ सर्वाधिक हुई, क्योंकि युवा
मोबाइल भी 2 साल में बदल देते हैं, जीन्स भी 2 की जगह 3 ले लेते हैं, 1-2 फटी हुई भी ले लेते हैं, 1-2 कंघा भी रखते हैं क्योंकि बाल होते हैं, शौक होते हैं, कुछ करने का जुनून होता है, तो वहां बाजार में मांग ज्यादा होती है। यह हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो मोटे तौर से 2042, 43, 45 तक रहेगा। इसलिए भारत की जो ग्रोथ प्रिडिक्ट की जा रही है, दुनिया की सभी रेटिंग एजेंसियां 6%, 7%, कोई 6.6 कर देते कुल मिला के, लेकिन दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत है। और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास 2042, 45, 47, 50 तक रहने वाला है। 2005 से ये शुरू हो गया था। ये दुनिया की सारी रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो हमारे पास भूमि है, दुनिया के सर्वाधिक युवा हमारे पास हैं, विश्व का सबसे बड़ा कार्यबल, मानव श्रम बल 200 करोड़ हाथ हमारे पास हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एमएसएमई सेक्टर, गूगल पे करेंगे या एनएसएसओ का आंकड़ा देखेंगे तो 6 करोड़ 25 लाख एमएसएमई हैं। लेकिन अभी वो सारे लोग टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है, तो वो गूगल के अभी फाइनेंशियल रडार पर आए नहीं हैं। तो कुछ लोग इसको 9 करोड़ बताते हैं, कुछ लोग 12 करोड़ बताते हैं एमएसएमई। दुनिया के सबसे ज्यादा एमएसएमई जो कि सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल्ड हैं, जिसे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोल देते हैं, और सरल भाषा में कहें जिसे हमारे युवा अपनी बुद्धि, अपनी पूंजी, अपनी मेहनत, अपना जोखिम 4 खंभों पे खड़ा करते हैं। अपनी बुद्धि, अपनी पूंजी, अपनी मेहनत, अपना जोखिम, इस बेस पे खड़ा करते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उनको जो है, जहां है, जैसा है, अनपढ़ है, गरीब है, गांव में है, कस्बे में है, शहर में है, महानगर में है, दिव्यांग है, विधवा है, बुजुर्ग है, जो है जहां है, जैसा है, वहीं रोजगार दे देते हैं। 93% देश का रोजगार अनऑर्गेनाइज सेक्टर देता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि 5 प्रकार से आता है, 4 प्रकार की सरकारी नौकरी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जहां 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहां जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र, सफाई, नाली, खड़ंजा, इसके लिए नगर निगम, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। 4 प्रकार की सरकारी नौकरी। और 5वां स्टॉक मार्केट की लिस्टेड कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, लिमिटेड कंपनियां, कहने का मतलब जहां जीपीएफ कटता है, पीएफ कटता है, तो उससे कैलकुलेशन हो जाती है। यह ऑर्गेनाइज सेक्टर है। यह सिर्फ 3 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार देता है। 93% रोजगार हमारा एमएसएमई देता है। कहने का मतलब हमारे पास भूमि उपलब्ध है, 200 करोड़ हाथ उपलब्ध हैं, दुनिया के सर्वाधिक युवा देश होने का तमगा उपलब्ध है, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वो हम हैं, और ये हमारे पास अभी 2045-50 तक रहेगा। उसके बाद आता है तेज दिमाग। भारत से तेज दिमाग कहीं नहीं है। अनेक दुनिया की कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। दुनिया में आईटी क्रांति हुई, कंपनियां किसी की भी हों, लेकिन वो भारतीय दिमाग से हुई। चाहे ट्विटर की सीईओ रहे हों, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रहे हों, अनेक पदों पे भारतीय दिमाग। साइबर क्राइम में भी दिमाग लगता है। अगर वही रचनात्मक में लग जाए तो देश को सोने की चिड़िया बना देगा, वो है। उसके बाद आता है पूंजी। भारत में पूंजी की कमी नहीं है। ये जो एक धारणा है कि भारत एफडीआई के बिना विकास कर ही नहीं सकता, ये गलत धारणा है। मैं आंकड़ों से बताता हूं, 2022-23 में एफडीआई कितनी आई? 70.97 अरब डॉलर। और एफडीआई भी राइडर के साथ आती है। ऐसे अनेक वर्षों का डाटा है कि 31 अरब डॉलर एफडीआई आई और 36 अरब डॉलर वो यहां से उसी साल में रॉयल्टी, डिविडेंड ऐसा कमाकर ले गए। एफडीआई अनेक शर्तों के साथ आती है। आप अपनी नीतियों में यह परिवर्तन करेंगे,
आप हमें ये फैसिलिटीज़ देंगे, आप अपना भूमि कानून बदलेंगे ताकि हमें आसानी से ज़मीन उद्योगों के लिए मिले, आप अपने श्रम कानून बदलेंगे ताकि हमें सस्ते मजदूर, बिना अधिकारों की मांग करने वाले मजदूर, बिना यूनियन बनाकर अपने हकों के लिए लड़ने वाले मजदूर हमें आसानी से मिल सकें। आप अपने पर्यावरण नियमों में बदलाव करेंगे, अब अपने वन काटने के नियमों में बदलाव करेंगे। वो एफडीआई अनेक राइडर्स के साथ आती है, उसके बावजूद भी अनेक वर्षों का डेटा बताता है कि उससे ज़्यादा वो ले भी जाते हैं। फिर भी कितनी आई? 70.97 अरब डॉलर, कुल मिला के 71 अरब डॉलर 2022-23 में एफडीआई आई। भारत की डोमेस्टिक सेविंग्स कितनी है? 450 अरब डॉलर। भारत में सोना खरीद एक साल की कितनी है? 450 अरब डॉलर। रेयर होगा कोई महिला जिसके पास चुटकी, झुमका, नथी, कोका, बाली ना हो। दुनिया का आधा सोना भारत में है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में 80,000 टन सोना है। बहुत कंजर्वेटिव हो जाए 30,000 टन से ऊपर सोना भारत में है। तो हमारे पास भूमि है, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई मार्केट है, 200 करोड़ हाथ हैं, सर्वाधिक युवा हैं, पूंजी 1 ट्रिलियन डॉलर साल की। इसका ठीक से संयोजन हो जाए, समाज को जोड़ते हुए हो जाए, कॉरपोरेट्स को प्रेरित करते हुए हो जाए। एक किसान जितना देशभक्त है, एक कॉरपोरेट भी उतना ही देशभक्त है। एक मजदूर जितना देशभक्त है, अडानी उतना ही देशभक्त है। खेत में खड़ा किसान जितना देशभक्त है, अंबानी उतना ही देशभक्त है। लेकिन हमें बेहद अमीर लोग, जिनके पास अधिकांश पूंजी का कंसंट्रेशन हो गया है, उनको ये प्रेरित करना है कि अभी तक आप कहते हो श्रम वहां जाए जहां पूंजी है। नहीं, आप वहां आइए जहां श्रम है, जहां भूमि है। तो उन पूंजीपतियों को प्रेरित करना कि उनकी पूंजी वहां जाए जहां श्रम है, भूमि है। ये जो 100 करोड़ लोग हैं, इनकी स्किल्स को अपलिफ्ट करना, इनकी प्रोडक्टिविटी को अपलिफ्ट करना, दूसरा टारगेट ये है। अति धनपति की पूंजी वहां जाए जहां श्रम है। ये जो 100 करोड़ लोग हैं, 80 करोड़ लोग हैं, इनकी स्किल लेवल को, इनकी प्रोडक्टिविटी को दुनिया बदल रही है, इनकी उस समझ को, इनकी डिजिटल कनेक्टिविटी को ये अपलिफ्ट करना। और ये करते हुए जो बाकी 30-35 करोड़ लोग हैं, बेहद गरीब हो जाते हैं, जो उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना। कुल मिला के जब हम समाज का IICC करते हैं, दान की भावना कॉरपोरेट में भी है, तो आइडेंटिफाई, इंस्टीट्यूशनलाइज, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज, चैनलाइज। जो एकात्म मानव दर्शन से आप जो विद्यार्थी हैं, जब इसके आलोक से, इसके आलोक में पुरानी प्रचलित सोच से बाहर निकलकर सोचते हैं, तर्क, तथ्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, उसके आधार पर सोचते हैं, तो इस प्रकार की रचनाएं खड़ी करने की तरफ हमारा युवा बढ़ता है। ये सब चीजें तो हैं, और ठीक से संयोजन हो जाए तो 2045-47 तक हम देश में लाखों छोटी फैक्ट्रियों का इतना बड़ा जाल खड़ा कर लेंगे कि आने वाले सैकड़ों वर्षों तक हम समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। और ये समृद्धि अपने लिए प्राप्त नहीं कर रहे हम। आप एक बात समझ लीजिए बच्चों, समृद्धि बुरी चीज नहीं है, अमीरी बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वो तब है
जब अमीरी को पचाने का आध्यात्मिक अधिष्ठान आपके पास है। पश्चिम के पास यह अधिष्ठान नहीं है, लेकिन उसके पास समृद्धि है, तो वो संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, प्रकृति को नष्ट करने दौड़ता है। साम्यवाद के पास वो संस्कार, वो विजन नहीं है। समृद्धि किस लिए? उस पे जब समृद्धि आती है तो वो दमन की तरफ दौड़ता है, वो विस्तारवाद की तरफ दौड़ता है। भारत के पास वो समझ है कि समृद्धि का अर्थ क्या है, समृद्धि को पचाया कैसे जा सकता है, समृद्धि प्राप्त करके उसको लोक कल्याण में कैसे लगाते हैं। 100 हाथ से कमाना तो 1000 हाथ से बांटना, वो कैसे करते हैं। तो मानवता के लिए, विश्व मानवता के लिए ये हमारी जिम्मेदारी भी हो जाती है कि दुनिया जब एक अंधी दौड़ में है, भटक रही है, आकुल है, व्याकुल है, तो समृद्धि को हम कैप्चर करें, लीड लेकर समृद्धि को अपने नियंत्रण में लें, ताकि इन दो के पास जिस तरीके समृद्धि आती है, जिनके पास वो अधिष्ठान ही नहीं है, उनसे हम त्रस्त होती हुई मानवता, विश्व में बढ़ते हुए शोषण, विश्व में नष्ट होते हुए पर्यावरण, विश्व में बढ़ती हुई असमानता, इससे हम विश्व को एक रास्ता दिखा सके। जब मैंने शुरू में कहा था कि जब रावण ने कहा, तो राम ने यही रास्ता दिखाया था, ऑन किया था उस लड़ाई को, मैं करूंगा। भगवान कृष्ण ने भी ऑन किया था उस लड़ाई को, मैं करूंगा। महात्मा गांधी ने भी उस लड़ाई को ऑन किया था, मैं करूंगा। दीनदयाल जी ने भी ऑन किया था, लेकिन 52 वर्ष की उम्र में चले गए। तत्वपंत ठेंगड़ी ने भी ऑन किया था, तो वो संगठन बना गए, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर गए, स्वदेशी जागरण मंच। तो आज की युवा पीढ़ी को ये ऑन करना पड़ेगा कि इन सब की लाइट में हम कैसे इंस्टीट्यूशंस को बनाएं, उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करें और कैसे नेशन बिल्डिंग में इसको चैनलाइज किए। हमारे पास, समाज के पास वो भाव है। मुट्ठी भींच के मंगलवार को जाता है, हनुमान जी की गुल्लक में डाला था, आज भी है। वो उसको इनकम टैक्स का नोटिस कोई आता है हनुमान जी की तरफ से, शोकाज नोटिस आ जाएगा। उसकी इच्छा है, उसको धन का अर्थ पता है, समृद्धि का अर्थ। सोना चढ़ाए जाते हैं हमारे तिरुपति के मंदिर में। तो हमारा जो ये असंगठित क्षेत्र है वो ये काम कर सकता है, लेकिन चुनौती ये है कि दुनिया बदल रही है। आप लोगों के लिए चुनौती ये है, एक तो यूथ में नैरेटिव नौकरी का न रहे, आई शैल बी जॉब प्रोवाइडर नॉट जॉब सीकर, क्योंकि नौकरियां है ही नहीं। 3 करोड़ 80 लाख मैंने बताई, और 3 रिपोर्ट्स कह रही हैं। फ्रॉस्टर के माइकल ओग्रैडी वो एनालिस्ट हैं, दूसरा मैकेंजी, और तीसरी एक और एजेंसी है कि आने वाले टाइम में उन्होंने डाटा दिया है, वो मेरे पास है समय, क्योंकि मेरा पूरा हो गया। वो बताते हैं आने वाले 1-2 दशक में दुनिया में 8 करोड़ से अधिक नौकरियां समाप्त होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के कारण, और भारत में चुनौती बहुत बड़ी है। तो हमें एक तो बढ़ना है, हम नौकरी की तरफ नहीं जाएंगे, मिल जाएगी ठीक है, लेकिन हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे, नंबर 1। दूसरा, हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, क्योंकि दुनिया का अब इंटीग्रेशन हो गया है, ग्लोबलाइजेशन एक झटके में वापस नहीं हो सकता। देशों में बात चल रही है डी ग्लोबलाइजेशन की, रीग्लोबलाइजेशन की, रिस्ट्रिक्टेड ग्लोबलाइजेशन की, ये जोर से पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है, लेकिन एक झटके में ये नहीं हो पाएगा। तो वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन फैल गया है, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, आप ध्यान से सुनना इसको, भारत का बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। मैं 2-4 उदाहरण देता हूं। 1 करोड़ ट्रक चल रहे हैं, किसी के 2 ट्रक, किसी के 20 ट्रक, किसी के 100 ट्रक।
2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख लोगों को ऑटो चलाकर रोजगार मिल रहा है। नितिन गडकरी जी कहते हैं 1 करोड़ लोग रिक्शा चला के आजीविका पाते हैं। उड़ीसा से नीचे उतर जाओ, केरल इधर चढ़ जाओ, गुजरात, 7200 किलोमीटर की अपनी कोस्टल लाइन है। 3 करोड़ लोग मछली पकड़ रहे हैं। पति मछली पकड़ता है, सागर में जाता है, पत्नी मच्छी मार्केट में मच्छी बेचती है। उनको मालूम ही नहीं है WTO की पिछली बैठक में क्या चर्चा आई कि ये तो सागर से चोरी है, ये सागर संपदा की चोरी है। उनको पता ही नहीं, वो तो पुश्तों से जाते हैं, जो भी 100-200 किलो मछली पकड़ के ले आते हैं। जो डीप सी फिशिंग के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट के ट्राले हैं, जो एक बार में 40-40 टन मछली पकड़ते हैं, 2 किलोमीटर लंबा जाल बिछाते हैं। आप गूगल पे देखना उनका जाल कैसे, स्टीमर वो जहाज दौड़ रहा है, वो जाल लंबा फैलता चला जा रहा है। 2-2 किलोमीटर लंबा जाल बिछाते हैं, 40-40 टन मछली एक बार में पकड़ लेते हैं। उन्होंने ये डिबेट चलाई, ये मछुआरे तो सागर संपदा से चोरी कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं। 3 करोड़ लोग मछुआरों से रोजगार पाते हैं। 1 करोड़ 10 लाख दुकानें हैं, जो रिटेल सेक्टर है हमारा, 8 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। इनको पता ही नहीं ई कॉमर्स क्या होता है। बाप बेटा दुकानों बैठे हैं, दुकान पर बनियान में पिताजी बैठे हैं, बेटा कमीज में बैठा है, बेटा सेल कम हो गई, उन्हें पता ही नहीं, फ्लिपकार्ट उनका शेयर काट के ले गई, अमेजॉन ले गया। 3 करोड़ लोग भवन निर्माण से रोजगार प्राप्त करते हैं। ये लेबर ब्यूरो का आंकड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, राजमिस्त्री। 2 करोड़ लोग मीट और पोल्ट्री इंडस्ट्री से रोजगार पाते हैं। 7500 करोड़ तो अंडे बिकते हैं भारत में एक साल में, 75 बिलियन। 2.5 करोड़ कारीगर हैं, आर्टिजन्स हैं, हैंडीक्राफ्ट के जो काम करते हैं। तो ये हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये रिस्क पर है। 8 करोड़ लोगों की मुख्य आजीविका का साधन है दूध। उसमें से भी अधिकांश लैंडलेस हैं, उसमें भी अधिकांश महिलाएं हैं। खेती किसानी सारी अनऑर्गेनाइज्ड है। दुनिया में खेती को लेकर नए नियम बन रहे हैं। GAP गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GHP गुड हाइजीन प्रैक्टिस और GDP गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस, रियल टाइम ट्रेसिंग। 90% किसान 2 एकड़ से कम के हैं, वो CCTV लगाकर GAP, GMP, GHP, GDP के पैरामीटर्स पे, जो वर्ल्ड पैरामीटर, खेती कर लेंगे क्या? तो आपके सामने चुनौती ये है, कॉरपोरेट्स का, दुनिया के कॉरपोरेट्स का ये लक्ष्य है कि इनको अच्छी अच्छी बातें बताओ, लेकिन उन अच्छी बातों की आड़ में इनका धंधा हड़प कर लो। मतलब सरल भाषा में, दे वांट टू मेक अस ऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि दुनिया एक हो रही है तो दुनिया एक नियम से चलेगी, एक पद्धति से चलेगी, एक कानून से चलेगी। खान पान के एक पैरामीटर होंगे, मैन्युफैक्चरिंग के एक पैरामीटर से स्टैंडर्ड्स होंगे, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग के फसल उगाने के एक पैरामीटर, एक स्टैंडर्ड्स होंगे। तो दुनिया एक नियम, एक पद्धति, एक कानून के आधार पर सब चीजें हो, ताकि सब दोनों देशों में आराम से व्यापार कर सके, सबको समान अवसर हो और किसी को किसी देश की गुणवत्ता पे शक नहीं हो। क्योंकि ग्लोबल एजेंसीज के पैरामीटर्स पे वो चीज़ें हो रही हैं, पैकिंग है, दिख रहा है, इतना इसमें शुगर है, इतने इसमें ऑयल है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन है, इतनी कैलोरीज है। तो इन द नेम ऑफ मेकिंग अस ऑर्गेनाइज्ड, ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन want to make our unorganized sector corporatized। हमें अपने असंगठित क्षेत्र को समय रहते खुद ही संगठित करना पड़ेगा। अगर हम संगठित नहीं करेंगे तो 93% लोगों को रोजगार देने वाला हमारा सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो कॉर्पोरेटाइज होने में अब बहुत दूर और बहुत देर नहीं है। ये बात जितना जल्दी हम समझेंगे और नीचे तक समझाएंगे उतना अच्छा रहेगा।
मैं एक एग्जाम्पल देके अपनी बात को खत्म करूंगा। लाइव स्टॉक सेंसस 2011 में हुआ था। जैसे मनुष्यों की गिनती होती है, मवेशियों की भी गिनती होती है। उसके अनुसार भारत, दुनिया के 20% लाइव स्टॉक भारत में थे। उसमें से 29 करोड़ 80 लाख गाय भैंस वो भारत में थी। गौवंश 19 करोड़ 10 लाख और भैंस 10 करोड़ 80 लाख। ये लाइव स्टॉक सेंसस 2011 का डाटा है। भारत का जो मवेशी है उसका दूध उत्पादन है 23 करोड़ टन। वर्ष 2023 का डाटा है ये। मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे हमारा रिस्क पे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। भारत का मिल्क प्रोडक्शन 23 करोड़ टन वर्ष 2022-23 का वो डाटा है। उसमें से 7 करोड़ टन जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, जिसके आधार पर भारत में लागू करवाने के लिए 2005 में FSSAI को बनाया गया, टू इंश्योर दोज पैरामीटर्स इन अवर फूड चेन। 7 करोड़ टन दूध FSSAI के पैरामीटर्स पे पैक होके बिकता है, चाहे वो अमूल के द्वारा हो, चाहे मदर डेयरी के द्वारा हो, चाहे अलग अलग स्टेट्स की जो स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं, वर्का है, सुधा है, इनके द्वारा हो। हमारा 15 करोड़ टन दूध, जो कि 8 करोड़ लोगों की आजीविका का मुख्य जरिया है, वो पूरी मार्केट रिस्क पर है। वो खुला बिकता है। वो जिस तरीके से भी दूध निकालते हैं, वो जिस तरीके से भी बाल्टी में डालते हैं, वो जिस तरीके से फिर उसके दूध के ढोल में डालते हैं, फिर जिस तरीके से वो मोटरसाइकिल पर लटका कर घरों में बांटते हैं, वो ग्लोबल पैरामीटर्स के अनुसार नहीं है। और पूरी दुनिया इस तरफ बढ़ रही है। अगर हमारे ये मिल्क प्रोडक्शन के लोगों को ये नहीं पता लगेगा तो ये पूरी मिल्क मार्केट हमारे हाथ से जाने में देर नहीं लगेगी। तो क्या 30-40 नौजवान ऐसे खड़े हो सकते हैं कि मैं अपने 20 किलोमीटर में घूम जाऊंगा? अम्मा कितनी भैंस है बेटा? 2 भैंस है। कितना दूध है? 15 किलो। बाबा कितनी भैंस है बेटा? 4 भैंस है। दूध कितना है? 30 किलो। और मैं 30 किलोमीटर में 5 युवाओं का एक ग्रुप कलेक्शन सेंटर बना लेगा। टोन्ड, डबल टोन्ड, फुल क्रीम, डेट ऑफ पैकिंग, एक्सपायरी डेट, इतना जीएसटी, क्योंकि सरकार को भी जीएसटी बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है। सड़कें बना सकते हैं उस पैसे से R&D कर सकते हैं, सेना का आधुनिकीकरण कर सकते हैं। अगर 30-40 लाख नौजवान भारत में नहीं खड़े होंगे अगले 2-3-4 साल में, जो कह सकेंगे मेरे 30,000 लीटर की सेल है, मेरी 50,000 लीटर की सेल है, अब दूध कंपनियों के लिए हमारे बैरियर्स खोल दो, आने दो अमेरिका की दूध कंपनी को, हम compete करेंगे उससे, हम तेरे से बेटर तरीके से बेचते हैं, तेरे से बेटर स्टैंडर्ड्स के साथ बेचते हैं, तेरे से बेटर ट्रांसपेरेंसी के साथ बेचते हैं, हम ऑनलाइन बेचते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो 8 करोड़ लोगों की आजीविका का ये जो साधन है ना, ये जाने में देर नहीं लगेगी। 1 महीना विज्ञापन दिखाएंगे कि ये दूध निकाल रहा था, बीच में इसने ऐसे भी कर दिया, फिर दूध निकाल लिया। हम ही नहीं खरीदेंगे अगर 1 महीना ऐसे विज्ञापन आ गई, और वो तुरंत फिर पेश करेंगे ये हमारा दूध है। तो हमारे युवाओं को, जो मैंने IICC कहा, समाज के इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर की शक्ति को अपने अपने तरीकों से हम सोचें, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो मूल तत्व है, कैसे उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं, और कैसे उसको इसी तरीके से हमारी खेती का है, 90% किसान 2 एकड़ से कम हैं। अगर GAP, GMP, GDP लागू होते हैं तो वो किसान खेती नहीं पाएगा, उसका कॉर्पोरेटाइजेशन होना ही होना है। तो क्यों ना कलेक्टिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, सरकार मदद कर रही है। 10,000 FPOs बनाए जाएंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। गृह मंत्री ने कहा है जो हमारी 10 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चर सेंटर्स हैं, पैक्स जिसे बोलते हैं, वो उनका जो सीमित मैंडेट था, हमने उसको बड़ा चौड़ा किया है, विस्तृत किया है। तो हम कोऑपरेटिव्स के द्वारा कैसे
कलेक्टिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, एफपीओ की तरफ जा सकते हैं। हम युवाओं को उसकी तरफ वो हमें सोचना पड़ेगा। नए अवसर हैं, मिलेट्स है, वीगन है, ये राइजिंग बिजनेसेस हैं, क्योंकि एक नई बहस चल पड़ी है कि प्रेजेंट मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर ये सस्टेनेबल नहीं है। 14% ग्लोबल फार्मिंग जो करते हैं उसमें 14% हिस्सा ये प्रेजेंट मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर का है। तो दुनिया को प्लांट बेस्ड फूड चेन पे जाना पड़ेगा। तो वीगन एक राइजिंग सेक्टर है, आप जरूर देखिएगा। टाटा ने एक अपना स्टार्टअप खोल भी दिया है। कुल मिला के मेरा ये अंत में ये कहना है, दुनिया ने औद्योगिक क्रांति करी, भारतीय पैसे से करी। अंग्रेज 45 ट्रिलियन डॉलर हमारे यहाँ से ले गए थे। ये पुस्तक है शशि थरूर की, उसमें बताया पूरा डिटेल्ड कि 45 ट्रिलियन डॉलर वो हमारे यहाँ से लूट के ले गए थे। अमेरिका की कुल व्यवस्था, चीन की कुल अर्थव्यवस्था दोनों मिला लें तो 45 ट्रिलियन डॉलर नहीं बनती है। इतना पैसा अंग्रेज लूट के ले गए थे, उसके बेस पर औद्योगिक क्रांति हुई। मतलब वो क्रांति भारत के पैसे से हुई। आईटी क्रांति वो भारत के दिमाग से हुई। और अब दुनिया जो समृद्ध हो रही है वो भारत के बाजार से हो रही है। हमारा व्यापार घाटा 250 अरब डॉलर से ऊपर का है। हम डिमांड कंस्ट्रेंट नहीं है, दुनिया डिमांड कंस्ट्रेंट है, वहां मांग नहीं है, बूढ़े हो गए हैं। हम सप्लाई कंस्ट्रेंट हैं, हमारे यहां मांग है लेकिन उस मांग की पूर्ति के लिए उत्पादन तंत्र नहीं है, जिसके कारण से विदेशी हमारा यहां अपना माल बेच जाते हैं। हम सप्लाई कंस्ट्रेंट हैं, दुनिया डिमांड कंस्ट्रेंट है। कहने का मतलब अब दुनिया भारत के बाजार से समृद्ध हो रही है। औद्योगिक क्रांति भारत के पैसे से आई जो 45 ट्रिलियन डॉलर लूटा। आईटी क्रांति भारतीयों के दिमाग से आई और अब दुनिया भारत के बाजार में अपना माल फेंक कर समृद्ध हो रही है। आप लोगों के सामने चुनौती है कि अब भारत का पैसा, भारत का दिमाग, भारत का बाजार भारत की समृद्धि में लगे। और ये अवसर हमारे पास है। हम कभी भी मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं रहे जो कैपिटलिज्म है। हम कभी स्टेट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं रहे जो चाइना है। हम सोसाइटी ड्रिवन इकोनॉमी रहे हैं। 21 लाख तो मंदिर हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से। और आप कल्पना देखिए, हर मंदिर में हफ्ते के 3 दिन पर कोई ना कोई एक एक्टिविटी होती है, चाहे मंगल को प्रसाद चढ़े, चाहे सोम को जल चढ़े, चाहे शनि को तेल चढ़े। 21 लाख मंदिरों में अगर एक बार भी एक हफ्ते में होता है तो महीने में 84 लाख बार एक हफ्ते में। ये इकोनॉमी को बूस्ट करने का जो मैकेनिज्म है ये ऐसे नहीं आया। टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी, इस पे जरूर आप अध्ययन कीजिए। बहुत से लोग कर रहे हैं। एक डॉक्टर लिंगामूर्ति हैं, उनको आप गूगल पे सर्च करें, डॉक्टर एस लिंगामूर्ति। वो टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी कि गंगा 2700 किलोमीटर लंबी जाती है तो अपने घाट पर कितने करोड़ लोगों को रोजगार का कारण बनती है। तो वीकली मतलब महीने में 84 लाख मंदिरों की भूमिका, उसमें तिरुपति से लेकर गांव के मंदिर तक। इकोनॉमी को अगर किसी का हलवाई का 30 किलो अगर गुलदाना बिक गया मंगल को तो उसकी इकोनॉमी बूस्ट हुई, उसके कारीगरों को रोजगार मिला। उसके बाद त्योहारों के द्वारा मंथली बूस्टर, क्वार्टरली बूस्टर, हाफ ईयरली बूस्टर, ईयरली बूस्टर, दिवाली, होली। तो ये जो इकोनॉमी, हम सोसाइटी ड्रिवन हैं। वी आर नाइदर स्टेट ड्रिवन इकोनॉमी
nor society driven क्या मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, वी आर सोसाइटी ड्रिवन इकोनॉमी। आप उसको दोबारा रीइन्वेंट कीजिए और उसको कैसे आईआईसीसी हम कर सकते हैं, ये चुनौती आज जब ग्लोबलाइजेशन वायलेंट हो गया है, उस आलोक में ये जो आपके सामने कुछ चुनौतियां हैं और उसके जो समाधान का रास्ता जो मैंने एक संकेत किया, पूंजी, हाथ, बाजार, ये सब हमारे पास है। इसके साथ मैं समझता हूँ कि मेरी बात मैं अब पूरी करता हूँ। विषय इतना बड़ा है कि एक सेशन में आ ही नहीं सकता। मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ।